हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और मैं आशीष। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। दोस्तों, जैसा कि आज आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, मैं आपको मिलाने वाला हूं श्री पीसी पंत जी हैशटैग बेरोजगार से। जी हाँ, यहाँ पर मैंने हैशटैग बेरोजगार क्यों कहा, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वैसे पीसी पंत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि यह इस समय उत्तराखंड में एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसी अलग जगह रहे हैं जिसको करने की हिम्मत शायद इस समय किसी भी व्यक्ति में नहीं है। तो पंत जी, आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गुरुजी उत्तराखंड जी, दीपक भाई और आशीष भाई जी, नमस्कार आपका। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम पीसी पंत है, संरक्षक उत्तराखंड बेरोजगार संघ। आज दीपक जी ने मुझे अपनी स्टूडियो में बुलाया, आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और यहाँ पर चर्चा करी। जी। और जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं बेरोजगार संघ के बारे में, वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। जी, थैंक यू सर, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पीसी पंत जी इस समय उत्तराखंड बेरोजगार संघ के संरक्षक हैं। तो हम वैसे पीसी पंत जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर पंत जी गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सर एक बार आप अपना परिचय प्लीज़ अपने मुँह से हमारे जो ऑडियंस है उसको दे दें। जी दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2016 से मैं सितारगंज में कक्षाएं चला रहा हूँ। मैं उत्तराखंड में समूह गो स्पेशली या फिर कह लीजिए पीसीएस प्री तक के जो स्टूडेंट आते हैं उनको पढ़ाता हूँ, और साथ साथ मैं स्वयं भी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग जुड़े हुए हैं। मैंने उत्तराखंड के छात्रों के दर्द को बिल्कुल करीब से देखा है, और यही कारण है कि जो मुझे दर्द होता है कि हमारे उत्तराखंड के छात्रों की जिस प्रकार से सरकार उपेक्षा करती है, जिस प्रकार से उनके हितों के बारे में कभी भी कोई भी सरकार बात नहीं करती है यहाँ पर। और यही कारण था कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और बेरोजगार संघ का निर्माण किया। और मैं वर्तमान में सितारगंज में रहता हूँ, और वैसे मेरा मूल निवास द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। पिछले 10 साल से मैं भी पलायन का शिकार हुआ। मैंने 5 साल अलग अलग 12 कंपनियों में जॉब की। अच्छा। अलग अलग 12 कंपनियों में मैंने जॉब की, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी में पढ़ता था, और अपने स्वाध्याय के बल पे मैंने 2012 का वाला जो पीसीएस था उसमें भी मेरा प्री पास हुआ था, लेकिन ठीक है फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं को मानता हूँ। लेकिन फिर मैंने अध्यापन का कार्य शुरू किया, क्योंकि छात्र बोले कि गुरुजी आप इतना अच्छा जो है पढ़ा रहे हो तो पढ़ाइए, और कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन जो हमारा दर्द है छात्रों का, वो दर्द जो मैंने करीब से देखा, और यही कारण है कि हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ में इतने सक्रिय हैं। अच्छा, ठीक है। व्यूवर्स, मैं आपको, देखिए आप आशीष सर को तो जानते ही हैं, लेकिन मैं, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, मैं आपको आशीष सर के बारे में बता दूं। हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वेदासी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके सर को फाउंडर हैं और सीईओ हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि आप भी पंत जी को सवाल पूछिए। बिल्कुल पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स नमस्कार, मैं आशीष। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब बताया आप इतने सालों से ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी आपने अपना एक ये संघ स्थापित किया है, तो क्या कारण रहा जो आपको ये संघ की स्थापना करनी पड़ी? जी आशीष जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि 2018 में उत्तराखंड बेरोजगार संघ का हमने निर्माण किया। देहरादून में परेड ग्राउंड में कुछ छात्र इकट्ठा हुए, और हमने यह उत्तराखंड बेरोजगार संघ बनाने की बात करी। अब सबसे पहली बात है कि यह संघ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल सर आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड का 86% जो हिस्सा है वो पर्वतीय है, है ना। तो पर्वतीय है, या फिर 2 जिले हमारे मैदानी भी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा यह दर्द था कि अगर 2016 में कोई भर्ती आती है, 2016 में कोई विज्ञापन आता है, और उस विज्ञापन को जब छात्र देखता है तो पिथौरागढ़ में, चमोली में, या फिर कह लीजिए अल्मोड़ा में या तराई में कोई किसान अपने
बेटे में ये सपना देखता है कि यह तो जो है ना, यह तो ग्रुप सी में निकल सकता है, यह क्लर्क बन सकता है, पढ़ने में अच्छा है। तो होता क्या है कि 2016 से अगर वो कुछ पैसे बचा के अपने बच्चे को कोचिंग लगाते हैं, चाहे वो घर के पास में कोचिंग कराएं, चाहे वो देहरादून में कोचिंग कराएं या फिर हल्द्वानी में कोचिंग कराएं, समस्या यह है कि उस छात्र को या उस छात्र के गार्जियन को यह नहीं पता होता है कि अब इसका ये पेपर कब होगा। बिल्कुल सही। यदि पेपर हो भी गया 1.5-2 साल में, तो पेपर होने के बाद अब इसका रिजल्ट कब आएगा, वह जो पेरेंट्स है उसे नहीं पता कि मैंने छात्र को देहरादून भेजा है, तो अब इसका जो समूह गौ की पढ़ाई के लिए मैंने इसको भेजा है, इसका कोर्स कितने साल का होगा, कितने महीने का होगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, 2016 में जैसे कोई फॉर्म आता है, आपको जैसे नहीं, मैं सीधे डायरेक्ट बताता हूँ, आबकारी परिवर्तन सिपाही मैं छात्रों में आपको बताना चाहता हूं, आप कोई छात्र होंगे, कोई सज्जन होंगे, कोई माताएं बहनें होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्यों हमें ये सब संगठन बनाना पड़ा। देखिए, जब एक छात्र 2016 में परिवर्तन सिपाही आबकारी का फॉर्म भरता है, सपोज वो अपने पिताजी से कह करके पैसे बचा करके वो कोचिंग ले लेता है, उसके बाद आज 2020 हो गया, उसका पेपर नहीं हुआ। बिल्कुल। जबकि सभी लोग जानते हैं कि कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कोर्ट वगैरह ऐसा की भी इसमें कोई चक्कर नहीं है। सरकार छात्रों के प्रति संवेदनहीन क्यों है? क्यों सबकी बात होती है, क्यों भाई विधानसभा में ये बात क्यों नहीं होती है कि भाई इन बच्चों का बताइए पेपर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होती है? मतलब कोई एनजीओ, कोई संगठन ये बात क्यों नहीं करता है युवा छात्रों की? एक ये बात थी। दूसरा, मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहता हूं। जेई की भर्ती हुई, बिल्कुल 2016-17 में ये भर्ती हुई, और इस भर्ती में अब देखो क्या था क्या नहीं था वो एक अलग चीज है, जांच का विषय है। तो इस भर्ती में क्या हुआ कि एक ही कोचिंग से बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ, तो उसके बाद शक के घेरे में आ गया। जब शक के घेरे में आया तो डीएम जो हैं रावत जी हरिद्वार के, उन्होंने इस पर जांच करी। अब उन्होंने कैसी जांच करी, क्या करी, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जांच करी, उन्होंने कहा नहीं जी इस भर्ती में गड़बड़ है, और उन्होंने उस भर्ती को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। ध्यान देने की बात है, निरस्त कर दिया। अब जब निरस्त कर दिया तो आज 2 साल से भी अधिक का समय हो गया। जब आपने एक पेपर निरस्त कर दिया, आपने डिसीजन ले लिया है उसमें, तो वो पेपर दोबारा क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं ये कहना चाहता हूं, मानता हूं उसमें 150 लोगों ने नकल करी होगी, गड़बड़ी की होगी, जैसे डीएम साहब कह रहे, मैं उनका सम्मान करता हूं। भाई एक इतने बड़े अधिकारी हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। सरकार ने भी अच्छा निर्णय लिया, बुरा निर्णय लिया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जिस छात्र ने वास्तव में, जो छात्र अपनी मेहनत से उसमें निकला होगा, गेहूं के साथ पिसता है, अब गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। चलिए कोई बात नहीं भाई, साँच को आँच क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पेपर दोबारा हो जाए तो वो फिर निकाल लेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि उस पेपर की कोई बात ही नहीं करता है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बिल्कुल पट्टी बात के बंद है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सभी विषयों पर चर्चा होती है, चाहे किसान की बात हो, चाहे मैं कह रहा हूं आबकारी की बात करें, शराब की, तो 2 दिन शराब बंद हो जाए खूब हल्ला हो जाता है। भाई एक युवा छात्र जो 18 से 42 साल की उम्र का है, जो राज्य का कर्णधार है, उसकी बात क्यों नहीं होती ऊपर? इसलिए मैं कुमाऊं से उस समय अकेला था। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आज तो काफी लोग जानने लगे हैं, मुझे कोई नहीं जानता था। एक सितारगंज में कोचिंग छोटी सी, और वो भी एक कुछ भी नहीं कि खाली अपने एक हॉल है बस पढ़ा दिया, एक घर चल रहा है, किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि कोई ब्रांड, कोई स्टाफ नहीं रखा है मैंने आज भी। तो उस समय क्या हुआ, मैं देहरादून गया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं देहरादून गया तो मैंने वहाँ पे लीड किया, तो मेरे को बोला कि पंजी आप अध्यक्ष बन जाइए। मैंने कहा नहीं, देहरादून का बॉबी पवार है, बॉबी पवार जी को अध्यक्ष बनाते हैं, तो ठीक है मैं संरक्षक हूँ, मैं हर बार आऊँगा। तो उसके बाद हमने जब ये उत्तराखंड बेरोजगार संगठन बनाया। अब आज कई लोग ये कहते हैं कि ये लोग तो यार राजनीति में तो नहीं आना चाहते कहीं, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ। तो हमने ये संगठन बनाया, लगभग मुझे याद है 5 मार्च की बात है, 2018 में। तो उन्हीं दिनों जो है बीपीडीओ का पेपर हुआ था, तो हमारे ये भी मांग थी कि अब इसका पेपर हो चुका है तो इसका रिजल्ट निकालो। तो हमने क्या किया, 26 मार्च को पूरे प्रदेश से युवाओं का आह्वान किया
और हमने विधानसभा सचिवालय कूच के लिए एक रैली करी वहाँ पे। सचिवालय कूच के लिए रैली करी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में उत्तराखंड में इतनी बड़ी रैली नहीं देखी अभी तक। इतनी संख्या में वहाँ पर भीड़ आई थी। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि हमारी उपेक्षा करी, हम पे लाठी डंडे चलाए और हमको भगा दिया वहाँ से। तो इस प्रकार से आज 4 बार हम सरकार के पास रैली लेकर के जा चुके हैं, लेकिन हमने आज तक अपने मुख्यमंत्री का फेस जो है सामने नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी छात्रों से बात करना नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से हम इस संगठन को मजबूत बना रहे हैं। जी, यही उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। तो सर इसका मतलब है कि आपने जो संघ बनाया है वो हमारे जितने भी युवा प्रदेश में बेरोजगार हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, आप उनकी आवाज़ आगे लेकर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। एक मैं आपको और बताऊंगा गुरुजी, 2014 में पुलिस की भर्ती आई है जी, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे गांव में चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, वैसे भी भारत गांव में बसता है और उत्तराखंड तो पूरा ही गांव में बसता है, सबको पता है, ठीक है। पहाड़ ही हमारी शान है। पहाड़ों में जो छात्र होता है, युवा होता है, उसकी एक ही चॉइस होती है, या इंडियन आर्मी या पुलिस में। जी, आर्मी के नॉर्म से इतने हाई होते हैं कि कई बार फिजिकल या फिर मेडिकल में वो लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो छात्र पुलिस की तैयारी करना चाहता है, अब आप बताइए 2014 से एक भी पुलिस की भर्ती नहीं आई जी, ठीक है। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बिल्कुल आपके पास सारे तथ्य हैं, आप देख सकते हैं। मैं आप लोग जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी बोलना चाहता हूं, ये चीज बिल्कुल साफ है, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है कि 2014 में पुलिस की भर्ती आई। उस समय क्या सरकार थी क्या नहीं थी, इस समय कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। सही बात है सर। बात करेंगे, हम छात्रों की बात कर रहे हैं, हम आपके सिस्टम को सवाल सुधारना बिल्कुल चाहते हैं। वैलिड है। बिल्कुल वैलिड है। हम छात्रों की बात कर रहे हैं, हम सिस्टम सुधारना चाहते हैं। तो 2014 में जब ये भर्ती पुलिस की आई, ठीक हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग भी हो गई। अब 14 में माना कोई मोहन नाम का लड़का या रमेश नाम का लड़का 17.5 साल का होगा या 18 साल का भी होगा और वो कुछ दिनों से अंडर एज हो गया होगा। ऐसा 1-2 बच्चा नहीं, लाखों बच्चा होगा, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आपको पता है उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने के लिए जर्नल की जो एज होती है वो 22 साल होती है और थोड़ा सा कट ऑफ लगा के 22.5-23 तक कवर हो जाता है, क्योंकि छूट मिलती है थोड़ा सा जुलाई वगैरह की वजह से। तो अब बताइए, आज 6 वर्ष हो गया, 14 से 20, तो वो लड़का जो 18 वर्ष में उस समय पहुंच रहा होगा, अंडर एज 1 साल 2 साल से, तो आज वो 24 साल का हो गया होगा, जनरल का स्टूडेंट। बिल्कुल, ठीक है। और उसको एक भी मौका नहीं मिला। और उसको एक भी मौका नहीं मिला पुलिस में भर्ती होने का। बताइए वो छात्र के दिमाग में क्या चल रहा होगा। आज अगर उससे कोई बोलेगा ना कि बेटा पढ़ाई कर लो, तो वो क्या कहेगा पता है, काहे के लिए कर लो पढ़ाई, सरकार तो नौकरी निकालना ही नहीं चाहती है। और जबकि हमारे पास पद हैं खाली जी, या पद नहीं होते। तो दोस्तों ये सवाल आपके दिमाग में भी अक्सर घूमता होगा, तो इसका जवाब आज पंत जी ने आपको दे दिया। अगर आपकी भी कोई भी समस्या है तो आप पंत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना मोबाइल नंबर हमारे साथ दर्शकों के साथ शेयर ज़रूर करें। जी, आप फेसबुक पर भी पीसी पंत करके सर्च कर सकते हो, पीसी पंत बेरोजगार एक आवाज़ छात्रों की। और मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, 7830020657। हमारा उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक पढ़ने लिखने वाले छात्रों को अपने साथ जोड़ें, ताकि किसी की भी सरकार हो वह छात्रों की उपेक्षा न करे, छात्रों की बात को रखा जाए। एक और मुद्दा मैं रखना चाहूंगा सर, अब बोले तो इतने मुद्दे हैं कि समय कम पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पीसीएस की बात करते हैं, जैसे गुरुजी हैं, अब गुरुजी मेरे से भी एज में बड़े हैं जी, यहाँ पर 42 साल तक सिविल सेवा में समय होता है, या आप हैं जी, इतने अच्छे जो है आप पढ़ाते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप अब फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म तो भरेंगे नहीं भाई। ऑब्वियसली पीसीएस, लोअर पीसीएस आप भी देख रहे हैं, और आपका तो मुझे जहाँ तक पता चला गुरुजी सपना ही है कि पीसीएस बनना। मैं 2 बार पीसीएस दे चुका हूँ, मेरा भले ही फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरी कमजोरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 2015-16 से अभी तक उत्तराखंड में पीसीएस नहीं आया, 4 साल। अब सोचिए कि अब माना 2020-22 में आता है, तो वहां भी क्या होता है, 3-4 साल में उसकी प्रोसेस खत्म होती है जी। तो बताइए, और आप भी जानते हैं पीसीएस में कितने कम पद होते हैं। जो लड़का स्ट्रगल करके लास्ट में 1-2 नंबर से रह गया, तो उसके दिमाग में कितने गंदे विचार आएंगे सिस्टम के प्रति। तो क्यों ना प्रतिवर्ष यूकेपीएससी जो पीसीएस, लोअर पीसीएस की भर्ती कराता है, वह अपना कैलेंडर जारी क्यों नहीं करता है, या उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है अपना कैलेंडर जनवरी माह में क्यों जारी नहीं करता है।
हमारा संगठन बनाने का उद्देश्य ही यही है। जो छात्र हितों की बात आती है ना, कि भाई पहला ही हित यह आता है कि छात्र को पता हो कि मेरे प्रदेश में कितनी नौकरियां हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं, त्रिवेंद्र रावत जी का, उनकी प्रॉब्लम मैं समझता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सबको जॉब दीजिए, सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। उत्तराखंड में लगभग 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जो रजिस्टर्ड है सेवा योजना में, बाकी इधर उधर वो एक अलग बात है। मैं ये कहता हूं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन आपके पास जितने पद रिक्त होते हैं, आप उनके सापेक्ष उनके आधे पदों को भी कम से कम अगर निकालते हो तो उनको एक निश्चित टाइम पीरियड में पूरा कराइए। अब आप भर्ती तो निकालते हैं, अखबारों में निकालते हैं, मैं बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पिछले सारे पेपर्स निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर 2018 और 19-20 में नहीं हो रहा है ऐसा, मैं आपको बता दूं, जो हो रहा है वही बोलता हूं। 2019, 18 और 19 में 2 साल में अखबारों में कम से कम 1 लाख से भी अधिक वैकेंसी आई जी, अखबारों के माध्यम से। आज स्वर्गीय प्रकाश पंत जी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कई बार बोला 40,000 भर्तियां आएंगी, कई बार बोला 10,000 आएंगी, तो आएंगी तो वो धरातल पर क्यों नहीं आई जी? बिल्कुल दरअसल एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि भर्तियां हम निकाल रहे हैं, हम करेंगे, ऐसे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है झमाझम बरसेगी नौकरियां। मैं आपको बोल रहा हूं, हिंदुस्तान, आप न्यूज़पेपर देखिए, मैं कहता हूं सरकार से, अगर ये न्यूज़पेपर वाले गलत छापते हैं, मैंने आयोग को भी, संतोष पटोनी जी को भी ये बात कही थी, तो आप इन पर केस कीजिए। भाई हम तो क्या, हम तो जन सामान्य हैं, हम तो उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं। आप उन पर मानहानि का केस कीजिए कि आप ऐसे क्यों छापते हैं। तो मैं ये कहता हूं, आप जितने भी आपके पास पद खाली हैं, अब आप देखिए 2016 से अभी तक हर साल कितने अफसर रिटायर होते हैं जी। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार सिस्टम को चला कैसे रही है, चला कैसे रही है। मैं बताऊं, ये मेरा आरोप भी है सरकार पे, किसी विशेष सरकार पे नहीं, सभी उत्तराखंड में अभी तक हुआ है कि ये लोग बैकडोर एंट्री कर देते हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है, कांग्रेस सरकार में गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने 154 लोगों को बिना किसी एग्जाम, बिना किसी भर्ती के, बिना किसी विज्ञप्ति के जो है सचिवालय में समीक्षा अधिकारी अन्य पदों पर नियुक्ति दे दी थी। हम लोग बेरोजगार लोग उसके खिलाफ कोर्ट भी गए, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी हमें राहत दी, लेकिन हम तो बेरोजगार थे, हमारे पास पैसा लगाने के लिए या कोर्ट में सब जाने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं था, और फाइनली हम लोग केस हार गए। तो मेरा ये दर्द है कि उत्तराखंड में, मैं ये नहीं कर रहा हूं सबको नौकरी दो, लेकिन जो डेडिकेट होके पढ़ रहा है, चाहे आप प्रति वर्ष का, मैं कह रहा हूं, आप समूह गांव में प्रति वर्ष अगर 1,000 भी पद निकालते हैं तो कम से कम उस 1,000 लड़कों को ये तो पता होगा यार पढ़ना है, तो क्रीम निकल के ऊपर आएगी। क्रीम निकल के ऊपर आएगी तो वही बच्चा जो संघर्ष करके आएगा ऊपर, तो वो प्रशासन को और अच्छे तरीके से चलाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं। और ये सोचिए, अगर जब माना एक छात्र का मानसिक उत्पीड़न होगा तो वह समाज में भी गलत हरकतें करेगा, उससे हमारे राज्य का गलत निर्माण होगा। इसलिए मैं चाहता हूं छात्रों को सेटिस्फिकेशन मिले, उनको अपनी सरकार के प्रति जो है नाराजगी ना हो, बल्कि उनको सिस्टम को का पता चले, ये मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों, पंत जी का यहाँ पर क्लियर मैसेज है सरकार के लिए कि हर साल सरकार को भर्तियां निकालनी चाहिए और उसको पूर्ण भी करना चाहिए। तो दीपक जी, मैं माइक अब आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप और कुछ सवाल पूछना चाहें तो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आशीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पंत जी अपने विचारों से हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को भी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई साहब, मैं आपसे ना यहाँ पर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी आपने बीच में एक बार बात करी थी, जब इतनी भर्तियों की बात हुई तो बात हुई थी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की। जी बिल्कुल, ठीक है। और व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ महीने पहले, लॉकडाउन से शायद 1 महीना पहले, फरवरी की बात चल रही थी, 25 फरवरी से बिल्कुल 25 फरवरी में, उस फरवरी के आसपास आपने देखा होगा, आपने एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठाया था, ठीक है। मैं आपको पहले तो बहुत बहुत ये मान के चलिए कि आप बहुत साहसी हैं, ठीक है। इतनी ताकत पर्सनली अगर मेरे में तो नहीं है कि मैं टैंकी पर चढ़ जाऊं और अपनी जान जोखिम में डालूं, इतना मेरे में नहीं है। तो इतना आपके अंदर वो साहस कहां से आया? बिल्कुल हम उत्तराखंड के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उतना शायद हिम्मत अभी तो मेरे में नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत मानता हूं। तो आप ये बताएं कि वो हिम्मत आपके अंदर आई कहां से? देखिए सर, किसी भी व्यक्ति के अंदर हिम्मत कहीं से आती नहीं है, हमारे चारों ओर का वातावरण और माहौल हमें हिम्मत देता है। दरअसल
मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ आप आइए मेरे घर आइए देखिए, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि थारू लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग भी रहते हैं, सभी लोग वहाँ पे रहते हैं। पूरा उधम सिंह नगर कृषि प्रधान है वैसे भी। तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो वो कई बार कहते हैं कि गुरुजी हमारा धान लगाना हो रखा है, और जब हमारा धान लग जाएगा गुरुजी मैं आपको ना जो है फीस तब दे पाऊंगा। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपना जो है कम खा करके, अपना गुजारा कम में करके अपने छात्रों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे को देख करके कि भाई फलाने का लड़का जॉब पे लग गया, मेरा बच्चा भी लग जाता तो अच्छा होता। और अब दरअसल हुआ क्या कि मुझे इतनी हिम्मत इसलिए आई कि मैंने छात्रों के दर्द को बिल्कुल क्लोज से देखा है। अब सुबह सुबह 7 बजे मैं क्लासें लगाता हूँ वहाँ पे। सुबह सुबह 7 बजे लोग पूजा पाठ करते हैं, और मेरी पूजा पाठ क्या है कि छात्रों से मिलना और उनको वही चंद्रवंश, वही पवार वंश, वही संधि विच्छेद, वही समास, वही मूल कर्तव्य, वही मौलिक अधिकार। जब मैं उनको पढ़ाता हूँ, कई बार छात्र कह देते हैं कि सर जी वैकेंसी तो आती नहीं है। तो मैंने छात्रों को, और मैं आपको बताऊं आज उत्तराखंड में जो पढ़ाने वाले हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि छात्रों को कैसे कोचिंग में बनाए रखें। क्योंकि देखिए अब आप फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का देखिए, 2016 से ये भर्ती आज 2020 आ गया, पेपर हुआ और उस पेपर का भी क्या नतीजा, भर्ती का भर्ता बन गया। तो जब मैं छात्रों को, मैं क्या उत्तराखंड के सभी कोचिंग वालों के सामने ये चुनौती आती कि छात्रों को कैसे करने, मैं कहता था नहीं दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सत्य की जीत होती है, आप पढ़िए, निश्चित ही इस भर्ती में कोई धांधली नहीं होगी, ऐसे में बोलता था हमेशा। तो जब ये पेपर हुआ, मेरे कई छात्रों के बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, कईयों के कम भी आए हैं, पेपर भी मॉडरेट तरीके का था। तो जब वो पेपर हुआ उसके 2 दिन बाद जब हल्ला होने लग गया कि 12-13 लोगों को जेल डाल दिया, तो अब मेरे पास वही छात्र आके कहने लगे कि गुरुजी अब क्या करें। और बहुत सारे लोगों के फोन आने लगे कि सर हमारी चेकिंग तक नहीं हुई। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि 16 फरवरी को ये पेपर हुआ था, 25 फरवरी को हम लोगों ने, अच्छा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया मैंने, मैं ये भी आपको बताता हूँ कि आखिर भाई गलत तो था ही, मैं उस चीज़ को खुद मानता हूँ, ठीक है, लेकिन एक मजबूरी क्या थी मैं वो आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को सरकार ने 5 दिन जेल में डाला, मेरे को इस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने आत्मघाती कदम उठाया था, ठीक है, मेरे को उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दिक्कत मेरे को इस बात की है कि मेरे को पनिशमेंट दिया गया, उसके बाद भी हमारे मुखिया जी हमारे छात्रों से मिलने के लिए क्यों नहीं आए और छात्रों की बात क्यों नहीं सुनी गई। क्या आज भी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में छात्रों के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 25 फरवरी को हम लोगों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। सबसे पहले तो हमने मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजे, कई जगह पर प्रदर्शन भी हुआ। तो जब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आया तो हमने जो है एक विशाल रैली का आयोजन किया। तो रैली बहुत अच्छे से हुई, शांतिपूर्वक। और देखिए कितनी विडंबना की बात कह लीजिए या कितनी बड़ी बात कह लीजिए, हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के छात्र कितने अच्छे हैं कि इतनी बड़ी बात हुई, उनके मुखिया को, यानी मैं छात्रों का उस समय मुखिया ही था एक प्रकार से, उनके लीडर को जेल डाल दिया गया जबकि कोई क्राइम नहीं, छात्रों की आवाज़ मैंने उठाई थी, मुझे जेल डाल दिया गया। हमारे छात्रों ने कोई भी हिंसक कार्य नहीं किया। कितनी बड़ी बात है, हम देवभूमि के हैं, देवभूमि के छात्रों की पहचान ही अलग है। पूरे देश में हमारे यहाँ का व्यक्ति जाता है तो उसकी सराहना होती है कि कितना मृदुल भाषी, कितना सीता है ना। तो 25 फरवरी को जब रैली हुई तो मैं आपको बताता हूं कि रैली सचिवालय कूच हम ले करके गए तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से 10 मिनट में जवाब आ गया कि आप इनके डेलीगेशन को लाइए अंदर और हम आपसे वार्ता करते हैं। गुरुजी मैं दिल से इतना गदगद हो गया खुशी के मारे। मैंने कहा कि हमारे मुखिया देखो कितने अच्छे हैं। मुझे उस समय खुशी हुई थी कि मोदी जी का जो जीरो टॉलरेंस है वास्तव में वही सही काम कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये था कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र रावत जी हैं कि उनका दृष्टिकोण आखिर छात्रों के प्रति क्या है, ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो अब जब हम सचिवालय में गए, करीब 6-7 लोग अंदर, हमारा डेलीगेशन अंदर गया, तो हम तो खुश थे कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुन लें। मुख्यमंत्री जी उस दिन अगर हमसे वार्ता कर लेते, हमें आश्वासन दे देते तो ये आंदोलन आगे जाता ही नहीं।
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम अंदर गए, पास वास बनाए गए हमारे, तो बड़ी खुशी हुई। तो बाहर मुख्यमंत्री जी का बोर्ड लगा हुआ था कैबिन पे। अंदर जब हम गए तो मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं थे, उनके एक सामान्य से ओएसडी बैठे हुए थे, उनसे हमें मिला दिया गया। अच्छा, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, प्रतिनिधि भी मिल गए, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात पर हामी नहीं भरी। ओके, हमने उनके सामने यही मुद्दे रखे कि भाई क्यों कैलेंडर जारी नहीं होता है, क्यों फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, जब भाई पेपर लीक हुआ है या नकल हुई है तो क्यों ना, उस समय हम केवल एक बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि क्यों ना मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल दिखा करके इस पेपर को कैंसिल करके तुरंत 100 दिन के भीतर में पेपर को दोबारा कराने का आश्वासन दे दें, जिससे क्या होगा छात्रों के मन में, क्योंकि 1,56,000 बच्चों का पेपर था, करीब 1 लाख ने पेपर दिया था, 1218 पद थे, बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी भर्ती थी। तो मुख्यमंत्री जी क्यों ना बड़ा दिल दिखा करके अपने छात्रों को संबोधित करें और ये कहें, छात्रों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप दोबारा पेपर दे दीजिए। हम इस बात को वहां पर रखे ओएसडी महोदय के सामने। ओएसडी महोदय ने हमें इस तरीके से ट्रीट किया कि जैसे वो किसी राजनीतिक पार्टी से बात कर रहे हैं, तो बड़ा बुरा लगा दिल से। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि साहब ये बताइए, बाहर 10,000 करीब बच्चे खड़े हैं, मुझे उनको जवाब देना है, क्या कहूं। तो उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया। अंडर एस्टिमेट कर दिया तो वो बोले कि मुख्यमंत्री जी के पास, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, सारे छात्र वहां हैं, उन्होंने बोला मुख्यमंत्री जी बहुत बिजी है, उनके पास समय नहीं है, हम 24 घंटे में आपको मिला देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा भी नहीं बोला कि नहीं मिलाएंगे, 24 घंटे में हम आपको मिला देंगे। और मैं आपको बताता हूं, उस समय सिटी मजिस्ट्रेट भी वहां पे थी मैम, उन्होंने भी बोला कि हम आपको 24 घंटे में मिला देंगे और आप अभी फिलहाल ये जो आंदोलन है इसको रोक दीजिए। मैंने कहा सर शाम तक तो आ ही जाएंगे, मैं वेट कर लेता हूँ, मुझे अपने मुखिया से बात करनी है कि सर आप छात्रों के लिए नीति बनाइए, ये सब मैं वार्ता करना चाहता हूँ और आप जो है, मैं रुक जाऊँगा शाम तक, मुझे बाहर जवाब देना है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। और जो है हमने कहा सर मोबाइल नंबर तो छोड़िए, हमने आपको लिखित में सूचना पहले से दे रखी है और एक पत्र मैंने पहले से ही रजिस्ट्री किया था मुख्यमंत्री जी को, उसकी रिसीविंग भी मेरे पास थी, वो भी दिखाया। तो जब उन्होंने नहीं माना तो अपना सा मुँह लेकर के मैं बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो मैंने छात्रों से बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो सभी छात्रों ने एक स्वर में बोल दिया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ठीक, 25 फरवरी की मैं आपको बात बताऊं, कई लोगों को इस प्रकरण में पूरी बात पता नहीं होगी, तो आपको बताऊं करीब शाम को 7 बज गए, तो फिर सिटी मजिस्ट्रेट भी हमारे बीच में आए, वो भी बोले कि कल हम आपको पक्का मिला देंगे, लेकिन छात्र नहीं मान रहे थे। इसलिए नहीं मान रहे थे कि ऐसा उनके साथ पहले भी हो चुका था, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर बाद में नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, हम शांतिपूर्वक, हम लोगों ने देशभक्ति गाने वहाँ पर गाए, पूरी रात उसी वहाँ पर तिरपाल लगा के छात्र रहे। और मैं कह रहा हूँ जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के छात्र देख रहे होंगे, जो लोग वहाँ आए थे, उस दिन इतने बड़े बड़े ओले गिरे, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है पूरी। और पुलिस वाले, मैं कहता हूँ उत्तराखंड मित्र पुलिस वास्तव में मित्र पुलिस है, मैं सैल्यूट करता हूँ। पुलिस वालों ने बाकायदा बोला यार तुम बच्चों के जज्बे को हम सलाम करते हैं, और पुलिस वालों ने हमसे कोई बदतमीजी नहीं की। मैं बता रहा हूँ, बहुत, उन्होंने बोला देखो तुम शांतिपूर्वक कर रहे हो और हम भी तुम्हें शांतिपूर्वक देख रहे हैं। तो पूरी रात वहीं पे गुजारे हमने। सुबह 9 बजे फिर जवाब आया कि आप अपना डेलीगेशन ओके रखिए, हम आपसे मिलेंगे। बड़ी खुशी हुई, कोई बात नहीं मिल लेंगे। लेकिन 1 बजे ये मैसेज आता है मुख्यमंत्री जी का, जबकि भीड़ वहीं पे, वही भीड़ दूसरे दिन और अच्छी भीड़ हो गई, अच्छे अच्छे लोग आ गए शांतिपूर्वक, कोई भी 1% भी कहीं कोई हिंसा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे अच्छे वक्ता वहां पे अपना पक्ष रख रहे थे। तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि वन मंत्री हरक सिंह रावत जी यहाँ पर नहीं हैं, विभागीय मंत्री, तो मैं आपसे नहीं मिल सकता। ऐसा कह करके हमको वहां से जबरदस्ती लाठियों से खदेड़ दिया गया। तो हम परेड ग्राउंड में आ गए। परेड ग्राउंड में हम लोगों ने कर्मिक अपना अनशन शुरू किया, कर्मिक, डायरेक्ट आमरण नहीं, कर्मिक अनशन शुरू कर दिया। अगले दिन फिर मैं घर को आ गया। बॉबी पवार जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आपको जरूरत पड़ेगी आप आ जाइएगा। 2 दिन बाद क्या होता है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। और जो डीजी हरिद्वार हैं, उन्होंने अपनी साइट पे, ऑफिशियल साइट पे ये लिख दिया कि जो पेपर था वो आधा घंटे पहले
लीक हो चुका था। उसकी स्क्रीनशॉट हमारे पास आज भी है, आज भी वो फेसबुक पर तैर रहा है वो पोस्ट। और उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया कि इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। अब आप बताइए सर, आप भी इतने पेपर दे चुके हैं, यदि किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर पर्चा लीक हो जाता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, री एग्जाम। भाई उसमें जांच का कोई विषय नहीं है, अब री एग्जाम, वो भी जितना जल्दी हो सके। अब आपने री एग्जाम 4 साल बाद कराया तो 4 साल बाद क्या फॉरेस्ट गार्ड का मेरा एक छात्र 25 किलोमीटर दौड़ पाएगा? जो आज 28 साल का 32 साल का शादी हो जाएगी उसकी बूढ़ा हो जाएगा वो। तो ये चीज थी। तो उस समय क्या हुआ कि जब ये गिरफ्तारियां हो गई, 9 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया, तो फिर बॉबी भाई ने ये निर्णय लिया, जो हमारे अध्यक्ष हैं, कि पंत जी हम जो है भूख हड़ताल पर बैठते हैं 24 घंटे का समय दे करके। तो मैं यहाँ से गया, मेरे कुछ छात्र भी गए कुमाऊं से। आज तो जो है यहाँ पे मुझे लोग जानने लगे हैं, आप हल्द्वानी में हैं, सब लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बोला आप अच्छा काम कर रहे हो। मुझे मेरे गांव, पैतृक गांव से भी फ़ोन आ रहे हैं, द्वाराहाट से, बोला कि भाई तुमने तो ऐसा काम किया है कि जो बरसों से कि छात्रों की कोई आवाज़ को उठा नहीं रहा था। तो हम वहाँ पर गए तो हमने मजिस्ट्रेट साहब को 24 घंटे का समय दिया कि हमको जो है ना वो चाहिए, हमको समय ये चाहिए कि इस भर्ती में एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। तो हमने दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब हम भूख हड़ताल पर बैठे तो क्या हुआ कि मात्र एक LIU इंस्पेक्टर को वहाँ पर भेजा गया, उन्होंने हमारे नाम और एक फ़ोटो खींच लिया। न तो हमारा स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, न हमारा जो है BP चेक किया गया, न हमारा शुगर चेक किया गया, न हमारा वजन चेक किया गया। तो हमको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। हमको इस प्रकार से ट्रीट किया गया जैसे हम कोई राजनीतिक पार्टी के होंगे। तो ये बुरा लगा। अच्छा, उसके बाद 3 से 4 दिन हो गए, कोई हमें देख ही नहीं रहा है। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। जब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया शासन प्रशासन पे, तो करीब 5वां दिन था भूख हड़ताल का, मुझे और बॉबी पवार को ज़बरदस्ती उठा करके हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। छात्रों के साथ बहुत हिंसक कार्रवाई भी करी पुलिस ने। चलिए कोई बात नहीं, आंदोलन में ये सब होता है, लाठी डंडे खाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे, यही हमारा नारा था। और शांतिपूर्वक गांधीवादी विचारधारा पर हम लोग बैठे थे। ठीक सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें हॉस्पिटलाइज कर दिया, फिर हम ठीक हो गए। हमारी जगह 2 नए छात्र बैठ गए। अब ये वाकया है, फिर मैं आपको बताता हूँ 9 मार्च की बात। 8 मार्च के दिन पहले दिन भर जो है भाषण हुए, कई अच्छे लोग आए, अन्ना हजारे की टीम से भी कुछ लोग हमारे बीच आए। अब शासन को यह लगने लग गया कि इनके साथ तो अधिक लोग जुड़ने लग गए हैं, कि अब इनकी बात को दबाना मुश्किल है। और मैं भी स्वस्थ होकर आ गया था। मैं एक जो है लीडर की तरह एक टीम को लीड कर रहा था वहाँ पे, और बॉबी पवार जी भी थे, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे। होली का त्यौहार था, हम कोई लोग अपने घर नहीं गए। मैंने इस साल होली नहीं मनाई सर। अगर कोई कह दे कि PC पंत ने होली मनाई तो मैं कहता हूं कि आप दिखाइए कहाँ मैंने होली मनाई। मैंने टीका नहीं लगाया सर, मेरे परिवार ने भी लगाया, क्योंकि परिवार यहाँ परेशान था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 8 तारीख की शाम को हमें एक नोटिस आता है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा कि इस परेड ग्राउंड में जहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हो, सत्याग्रह करो, भूख हड़ताल करो, इसको तत्काल प्रभाव से खाली कर दीजिए। भाई क्यों? वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें एक बहुत ही हाईटेक लाइब्रेरी बनानी है। ठीक है, वो सिस्टम का हिस्सा है, हम मानते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें जगह कहाँ दी जा रही है? देहरादून से 12 किलोमीटर आगे, जहाँ सांप कीड़े निकलने वाली स्थान है, ऐसी जगह पे औदोईवाला में। मैं कह रहा हूँ सर, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। पूरे शहर का कूड़ा और गंदगी वाला वो हिस्सा है, लोग वहाँ ऐसे ही सोच कर देते हैं, ऐसा स्थान वो था। तो क्या हुआ कि हमें हमारे आगे मजबूरी बन गई। तो तब मुझे ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। और मैं आपको ये भी बता दूं, न केवल मैं, हमारे बहुत सारे छात्र उस टैंकी पर चढ़ने के लिए कोशिश किए थे। ये बात अलग है कि चढ़ मैं ही पाया। टैंकी पर क्या था, टैंकी के अंदर भी एक गेट था जो नीचे से नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो गेट लांघना मुश्किल था, तो उसको सब लांघ नहीं पाए, इसीलिए मैं ही गया। बात यह थी। वो हमारे प्रोटेस्ट का एक अंतिम पड़ाव था कि जब हमने ये देखा कि हमारी तो कोई सुनी ही नहीं जा रही है, हमें जीवन आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कि हम लोकतंत्र में हैं, हम शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं, तो हमें धरना प्रदर्शन तक नहीं किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आपको बताता हूँ सरकार किस प्रकार से छात्रों को कुचल रही थी वहाँ पे। मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। एक बहन सरिता चमोली की, वो भी मेरे साथ भूख हड़ताल पे बैठी।
तो जब वो भूख हड़ताल पे बैठी तो हमने पुलिस से यह अपील की लिखित में कि महोदय हमारे साथ एक गर्ल्स भी हैं, इनकी सुरक्षा के लिए एक महिला कांस्टेबल दे दीजिए। तो पुलिस से हमें ऐसे बेतुके जवाब मिले, तो निर्णय ये हुआ कि उनके पिताजी बहुत घबरा रहे थे, चमोली से फ़ोन करते, मैंने उनसे कहा कि मेरी यह बहन है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो मेरे कहने पे उन्होंने बैठाया, लेकिन शाम को जब हमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला तो हमने उनको शाम को घर भेज दिया। यानी हमें अपने सत्याग्रही को, अपने भूख हड़ताल पे जो आंदोलन पे बैठी थी हमारी बहन, उसको घर भेजना पड़ा। अब वो घर जाके खाना खा रही है नहीं खा रही है उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। मतलब सरकार अंडर एस्टिमेट कर रही है छात्रों को। हमें सरकार से बस ये नाराजगी है कि आप छात्रों की तरफ आंखें क्यों बंद कर रहे हो। ठीक है, आपका जो ये भविष्य है, हम आपके बच्चे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं आपका बेटा समान हूँ, आपकी उम्र के, मेरी उम्र के आपके बच्चे हैं। सोचिए अगर आपका बच्चा समूह ग की तैयारी करने वाला होता, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने वाला होता, पीसीएस की तैयारी करने वाला होता, तो उन पर क्या बीतती कि यहाँ कोई शेड्यूल नहीं है पेपर का। तो इतना बड़ा आत्मघाती कदम मुझे इसलिए उठाना पड़ा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊं, मेरी जो है, मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरी माताजी हैं और वाइफ है, एक बच्चा है, बस इतनी छोटी सी मेरी फैमिली है। और मेरे परिवार से मेरे को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। आज आपके पास भी आया हूँ तो मेरे को डांट मिलेगी घर जाके। मेरा परिवार का ये कहना है कि हम दोनों पढ़े लिखे सक्षम हैं, हम मजदूरी कर लेंगे, घर चला लेंगे। लेकिन आप जो है, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। जी बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मैं जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। एक कदम मैंने आत्मघाती उठाया था, चलिए कोई नहीं, मैं कह रहा हूं मैं पूरे जीवन में, वैसे मुझे शिक्षा मंत्री के लिए बोला है कि कोई भी ऐसा कदम आप नहीं उठाओगे। मैं लिख के आया हूं डीआईजी महोदय के पास कि मैं पूरे जीवन में गांधीवादी विचारधारा पर चलूंगा, कभी भी कोई हिंसक कार्य नहीं करूंगा, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन आप पीसी पंत को रोक सकते हो, मार सकते हो, जेल डाल सकते हो, आप मेरे विचारों को नहीं मार सकते। शांतिपूर्वक मैं अपने विचारों को रखूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए पंत जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, आज खुले उसमें बताई। अब मैं आपसे, आप भी शायद सभी मेरे से सहमत होंगे और दर्शक भी सहमत होंगे, हम जितने भी युवा हैं अगर वो एक पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो वो समाज सेवा के लिए बनना चाहते हैं, उत्तराखंड के विकास के लिए बनना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हमने जो अपनी कंपनी का मोटो रखा है, मिशन रखा है, वो भी सर यही रखा है कि उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करें। जी मैं देखा था, क्योंकि हम एक अगर पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो वो समाज सेवा करने के लिए बनना चाहते हैं, और मैक्सिमम जो भी पीसीएस अधिकारी बनना चाहता है वो इसीलिए बनना चाहता है। बिल्कुल, ताकि सिस्टम को सुधार सके। बिल्कुल। अब चलिए हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है तो इसका एक दूसरा ऑप्शन होता है राजनीति। अगर आप बात करें, आप अधिकारी नहीं बनते हैं तो क्या राजनीति में समाज सेवा हो सकती है। ठीक है, अब मेरा यहीं से एक प्रश्न उठता है कि अगर चलिए हम अधिकारी ना बने तो राजनीति में आपके क्या विचार हैं और आपकी क्या योजनाएं, क्योंकि हम सुनते रहते हैं कि शायद आप राजनीति में आने वाले हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन अटकलों पे विराम लगाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार पीसी पंत जो है ना वो विधायक बनना चाहता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम क्या बनना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल देता हूं, फिलहाल 3 लोगों का। 2018 में हमने बेरोजगार संघ बनाया, तो उस समय हमारे पास सचिव हुआ करते थे श्रीमान सुनील रावत जी। तो सुनील रावत जी से जब मैं मिला तो हमने उन्हें सचिव बनाया उत्तराखंड बेरोजगार संघ का। तो वो कहते थे पंजी कैसे होगा, कहते थे कि कमरे का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। वास्तव में आज सुनील रावत जी मुझे देख रहे होंगे, वो बागेश्वर में अभी प्रवक्ता हैं सरकारी जॉब में। ठीक है, तो वो जो है, सॉरी प्रवक्ता नहीं, वो एलटी में निकले हैं। तो क्या हुआ कि वो ऐसा बोलते थे, वो सचिव थे। तो जब 26 मार्च की रैली निकली तो लाठीचार्ज हुआ था, मेरे सामने सुनील रावत जी ने लाठी खाई थी। ठीक है, छात्र हैं, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हमको सांकेतिक रूप से उस समय भी थोड़ा जेल की तरफ ले गए थे, फिर छोड़ दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, आज वो सर्विस में चले गए और बिल्कुल सिस्टम का एक हिस्सा बन गए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कभी वो सरकार का विरोध नहीं करते, कभी किसी आंदोलन में नहीं दिखाई देते। हमने खुला यहाँ से ऑफर कर रखा है। मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ इसलिए नहीं बना है कि राजनीति करें।
इसलिए बनाया कि छात्रों की आवाज़ को उठाया जाए और जिससे फिर अवसर पैदा हो तो छात्र वहाँ निकलें। एक स्टूडेंट की बात मैंने करी, दूसरे हैं गिरीश रावत जी। गिरीश रावत जी, मैं आपको बिल्कुल, मुझे देख रहे होंगे जो लोग, या यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा, 10 जुलाई 2019 की बात है। हमने यूके SSC का घेराव किया मेरी लीडरशिप में, बॉबी भाई की लीडरशिप में। तो यूके SSC का घेराव किया कि भाई तुम नई वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हो। तो 1 घंटा लेट पहुंचा था गिरीश रावत, मेरा छोटा भाई है, आज वो प्रवक्ता है। ये जो हैं सुनील जी, वो LT में है और ये प्रवक्ता है। तो मैंने बोला भाई तुम्हें लेट क्यों हो गया। उसने बोला पंजी जो है ना, मेरा जो है इंटरव्यू था आज, प्रवक्ता जो भर्ती आई थी उसमें, तो मेरा इंटरव्यू था, इसकी वजह से मैं लेट हो गया और माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बोला कैसा रहा आपका इंटरव्यू। बोला यार उन्होंने करीब 7-8 क्वेश्चन पूछे और सिंपल ही पूछे, मैंने बता दिए यार, अब जो होगा पता नहीं। तो मेरे मुंह से निकला कि निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित ही। और मैं आपको बता रहा हूँ, देहरादून के एक बहुत बड़े LIU इंस्पेक्टर भी उस समय थे वहाँ पे, वो भी बोले कि गिरीश तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम निकलोगे। तो बोले कि मेरे से बोले कि गुरुजी तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे कह रहे हो। मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। तुम अगर असत्य के मार्ग पर होते, तुम अभी हाँफते हुए यहाँ नहीं आते। जिसको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है, गिरीश रावत करके सर्च कर लीजिएगा, PC पंत की ID में फेसबुक पे है, उनसे पर्सनली फोन करके वो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैंने कहा निश्चित ही आपका सिलेक्शन है। और आपको बताऊं, उन्होंने टॉप किया बहुत बढ़िया। और आज वो टिहरी के एक दूरस्थ स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग तो पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन अब बात जहां राजनीति की आ जाती है, तो राजनीति की बातें मैंने भी की कि हम चुनाव लड़ेंगे। वो क्यों करी और क्यों करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं, आज उत्तराखंड विधानसभा में जो 70 विधायक हैं, उनमें से कोई भी विधायक, मैं आरोप लगा रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से, कोई भी विधायक यह बात क्यों नहीं उठाता है कि भाई आपने 2016 से पीसीएस की भर्ती क्यों नहीं निकाली। ये 2 सालों से LT प्रवक्ता कह रहे हो, निकाल क्यों नहीं रहे हो। ये अखबारों में आपका आता है और रियल में भर्ती क्यों नहीं आती है। यदि परीक्षा हो जाती है तो उसका रिजल्ट का एक टाइम क्यों नहीं रखते हो। इन बातों को हमारे माननीय विधायक जिनको हमने चुन रखा है क्यों नहीं करते हैं। मैं बताता हूं दीपक जी, गुरुजी, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये जो उत्तराखंड के भोले भाले छात्र हैं, उनको पता है कि जिंदाबाद जिंदाबाद कहने के लिए, हमारा झंडा उठाने के लिए ये हमेशा तैयार है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस। इस बार हमारा झंडा उठाएगा, अगली बार कांग्रेस का झंडा उठाएगा। इसकी वजह से वो लोग हमारी आवाज को नहीं उठाते। और जिस दिन छात्रों का कोई नेता वहां पहुंच गया, गुरुजी, उस दिन हमारी बात भी होगी, हमारी चर्चा भी होगी, और मैं तो कह रहा हूं बेरोजगार का एक अलग आयोग बनेगा। मैं मानता हूं सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन सरकार जितने पद हैं उन पदों के सापेक्ष भर्ती का कैलेंडर जारी करे। और एक बात और कहता हूं, स्वरोजगार की भी अगर बात करें, स्वरोजगार की भी कमी नहीं है। बशर्ते होता क्या है, स्वरोजगार भी उसको मिलता है जिसकी मंत्री के साथ जान पहचान होती है। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। मैं इतने सालों से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, क्या कोई विधायक मेरे पास आया कि पंजी आपको कोई सहायता की आवश्यकता, किसी जैसे आपके छात्र यहां पढ़ रहे हैं, गरीब छात्र, हम उनको बुक्स बांटना चाहते हैं, कोई विधायक कह दे कि कोई समूह की बुक क्यों नहीं बांटता है, सामान्य ज्ञान की बुकों को क्यों नहीं बांटते हो आप। प्रचार होता है, चुनाव प्रचार होता है, हर बार होता है, 5 साल में इलेक्शन आता है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, कि भाई क्या होता है, शराब बांटी जाती है ना। कि वो एक गाना भी चला था कि हाथ ले विष की पिलाई, कुमाऊनी में एक गाना चला था कि हाथ ले विष की पिलाई, फूल ले पिलायो रम। किसी एक गायक ने वो गाना बनाया था चुनाव के वक्त पे कि हाथ ले, मैं कुमाऊनी में बता रहा हूं, हाथ ले विष की पिलाई, फूल ले पिलायो रम, यश चुनाव में मजर मजा, नाचो झमा झम। तो क्यों कोई नेता समूह गौ की, NCERT की, विज्ञान की, ये पॉली की या हिस्ट्री की किताबें क्यों नहीं बांटते हैं।
मैं बताता हूं क्यों नहीं बांटते हैं। इसलिए नहीं बांटते हैं कि उनको पता है कि अगर हमने इनको किताबें बांट दी फिर ये हमसे कहेंगे कि रोजगार का अवसर भी तो दो, फिर हमें इनकी चर्चा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, उनको पता है कि अगर हम किताबें बांट देंगे, ये पढ़ लिख करके संविधान पढ़ेंगे, समझदार हो जाएंगे और अपने विवेक से वोट करेंगे, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इसलिए चाहता हूं, हाँ मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, मैं चाहता हूं बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व हो, विधानसभा में प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो 1 आदमी जाए, 2 आदमी जाए, 10 आदमी जाए या 70 के 70 आदमी जाए। और आप जानते हैं कि हम 70 के 70 आदमी नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग हैं बेरोजगार, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई सस्ता नहीं है। मैं चैलेंज कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमने इतना बड़ा आंदोलन किया देहरादून में, कोई पॉलिटिकल पार्टी कह दे कि हमने 1 रुपये की चाय की व्यवस्था करी वहां पे। शाम को जो छात्र रहते थे उनके खाने की व्यवस्था कैसे होती थी कि जो कोचिंग वाले वहां हैं वो कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया दे जाते थे, फिर खाना बाहर से आता था। तो समस्या यह है, इसलिए हम कहते हैं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि अगर ऐसा ही रहा, सरकार ने इसी प्रकार से उपेक्षा करी, तो बेरोजगार संगठन मजबूत तो हो ही रहा है और मजबूत होगा। और आज उत्तराखंड 20 वर्ष का हो गया। 20 वर्ष के लड़के को पता होता है कि जो अगर 2000 में भी पैदा हुआ होगा, उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं दावे से कह रहा हूं गुरुजी, अगर जिस दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ की तरफ से पढ़ने लिखने वाला छात्र कहीं चुनाव मैदान में उतर गया तो आंधी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यह एक ऐसा लड़का है या यह एक ऐसा है जो पढ़ने और पढ़ाने की बात करेगा। यहाँ लेकिन बात होती है शराब की और उसकी धर्म की, जाति की, ये सब बातें होती हैं, जिसकी वजह से हमारा छात्र जो है वो उपेक्षित हो रहा है। मन ही मन क्या हो रहा है कि मानसिक दृष्टि से, मानसिक रूप से वो विकलांग होता जा रहा है, चिड़चिड़ा हो जा रहा है। आज आप युवाओं से बात करो तो ऐसे बात करते हैं, हर बात में गुस्सा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो मानसिक उत्पीड़न है वो हो रहा है इसकी वजह से। इसलिए मैं कहता हूं, जरूरत पड़ी अगर ऐसा ही रहा, सरकार ने हमें अंडर एस्टिमेट किया, तो संगठन तो उठेगा ही उठेगा। मैं स्वयं भी नेतृत्व करूंगा, बहुत बढ़िया। इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है। आप सरकार से मेरा अनुरोध है, आप सरकार छात्रों के लिए नीति बनाइए। UKSSC, UKPSC प्रतिवर्ष अपना कैलेंडर जारी करे, आपकी नीति हो छात्रों के प्रति, छात्रों को सीरियसली लीजिए। और मैं तो अभी बोल रहा हूँ, एक बढ़िया पोस्ट आ जाए, मैं तो आपको सरकारी नौकरी निकाल के दिखा दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि भाई हम जब सरकारी नौकरी पे आ जाएंगे, हम सिस्टम का एक अंग बन जाएंगे। फिर तो हम अपने आप ही कुछ नहीं बोल पाएंगे, फिर हम सिस्टम का अंग बन जाएंगे तो सिस्टम को फॉलो कराएंगे। बस आप हमारे छात्रों का नेतृत्व कीजिए, ये हमारी पीड़ा है, इसकी वजह से हम बोलते हैं जी। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लास्ट में चाहूँगा कि आशीष सर एक क्वेश्चन और पूछ लें। तो आशीष सर, माइक आपके लिए। दीपक सर थैंक यू, और पंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और हितकारी रहेंगी। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हालांकि आप इतने सालों से टीचिंग की फील्ड में हैं और आप छात्रों के हितों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा भी दीपक सर ने बोला कि हम लोग का भी मिशन यही है उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना। मगर हम लोग का ओरिएंटेशन पढ़ाई के साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये स्टूडेंट्स हैं वो, अगर जैसा आप ही ने बोला कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती बिल्कुल, है, सबको जॉब नहीं मिल सकती, मैं भी समझता हूँ जी। तो सर हम ये चाहते हैं कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं कि वो लोग स्वरोजगार के ऊपर काम करें। जैसे भारत सरकार भी काफ़ी सारी स्कीम्स निकालती रहती है, इस वक्त लोन्स की भी काफ़ी सारी पॉलिसीज चल रही है, तो आपको क्या लगता है जी कि जी सर मैं बताता हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर 100 पद आते हैं जी और 50,000 बच्चा अप्लाई करता है, तो आपको पता है फाइनल सिलेक्शन तो 100 का ही होना है। जी सर। जो बाकी स्टूडेंट हैं वो 1 नंबर से रहे, 2 नंबर से रहे, वो फेलियर ही है। लेकिन समस्या यह है कि अगर करप्शन हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो उसके बाद वो मानसिक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है छात्र जी। और अगर जिस भर्ती में कोई करप्शन की खबर ना आए, मेरिट ठीक ठाक जाए, तो उसमें चुपचाप छात्र एक्सेप्ट कर लेता है और सही समय पर पेपर हो। अब रही बात स्वरोजगार की, स्वरोजगार हमारे उत्तराखंड में इतना अधिक है कि पूछिए मत जी। यदि सरकार उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करे, जी। सरकार खूब बातें करती है,
लेकिन आज तक कोई स्पेशल जो है उसके लिए कार्य नहीं किया जाता है। मेरे दिमाग में भी आइडिया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है, अल्मोड़ा और पौड़ी 2 जिले ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। और वर्ष 2011 की जो जनगणना थी उसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय -1.39% माइनस हो गई थी। और पौड़ी का तो -1.41%, यानी नंबर 1 पर पौड़ी पलायन में नंबर 1 है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पौड़ी से ही बिलोंग करते हैं जी, और उनके जिले में सबसे ज्यादा पलायन हुआ। आखिर कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी जो सरकारें हैं कि हमारा आदमी वहीं गांव में रुक सके, उसके लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अब मेरे दिमाग में भी कुछ आइडियाज हैं, मैं अपने गांव जाते रहता हूं अल्मोड़ा, वहां पे प्रॉब्लम किस चीज़ की? देखिए आज वहां लोग खेती नहीं कर रहे हैं, वहां पर लकड़ी, घास, पानी, वातावरण वो निःशुल्क है। वहां पर समस्या क्या है कि जैसे अब मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, सपोज मैं हूं या मेरा कोई भाई है, वो 2 भैंसें खरीदना चाहता है या 2 गाय खरीदना चाहता है। अब आपको पता है पहाड़ों में जो गाय होती है वो देसी नस्ल की, वो गाय 1 किलो 1.5 किलो दूध देती है मुश्किल से जी। भले वो दूध पौष्टिक होता है लेकिन वो दूध उत्पादन कम करती है। अगर उसको बढ़िया गाय लानी है अच्छे किस्म की तो 40 से 50 हजार रुपये चाहिए जी। तो दरअसल क्या है कि सरकार कहती तो है लेकिन एक सामान्य आदमी को आसानी से लोन नहीं मिलता है जी। पहला कारण यह है। मैं कह रहा हूं पहाड़ों में आज भी, आज तो पहाड़ों में और भी अच्छा हो गया है। हमारी माताजी मुझे कमरे के अंदर बंद कर जाती थी जब मैं छोटा था। हमने ऐसे दिन देखे हैं, कमरे के अंदर बंद कर जाती थी, मैं खिड़की से देखा रहता था कि मेरी मम्मी कब आएगी जी। हमारे पास 2 भैंसें और 2 गाय और 1 बैल हुआ करता था। कुमाऊं में 1 बैल का सिस्टम चलता है, 1 बैल हमारा होगा 1 आपका होगा, जिस दिन जोतेंगे तो मिल के जोतेंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, तो उस समय इतनी मारा मारी थी कि अगर किसी ने इतना सा भी घास काट दिया तो हमारी मम्मी पूरा गांव को सिर पर उठा देती थी। और आज ये स्थिति है, मैं गांव जाता हूं तो वही घास वही सब बर्बाद पड़ा हुआ है, कोई काटने को तैयार नहीं। आज तो और भी अच्छा है, जिसके मर्जी खेत में आप गाय खोल दीजिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला। खुद मेरे करीब 12-13 खेत है वहां पे, उनको हमने किसी को नहीं दे रखा है, वो लावारिस पड़े हुए हैं। तो समस्या किस बात की, वहां पे क्यों नहीं कर पा रहे लोग, मैं बताऊं। एक तो लोन नहीं मिलता है, दूसरा सबसे बड़ी समस्या है अगर कोई दूध उत्पादन कर भी ले तो सड़क जो है इतनी दूर होती है कि सड़क में जाने तक दूध जो है गिर जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहाड़ों की। मेरा गांव, आज मैं बताऊं, सन 2000 से सड़क की बात चल रही थी, आज तक मेरे गांव में सड़क नहीं है। मैं खुद जहां स्कूल पढ़ता था 7 किलोमीटर पैदल जाता था, 7 किलोमीटर। चलिए वो कोई बात नहीं, हम उसी माहौल में रह गए, लेकिन हमने उस समय भी सब कुछ किया। जिस समय मैं पलायन का शिकार हुआ था उस समय भी मैं 2 गायें और 1 भैंस छोड़ के आया था, फिर ऐसे ही हमने वो दे दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर सड़क न होने की वजह से, यानी कनेक्टिविटी भी जरूरी है। अगर सरकार उस ओर ध्यान दे, हर गांव में सड़क हो और जो है फिर युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए, उनको बिना शर्त लोन दिया जाए, तो निश्चित ही हमारा पहाड़ फिर से हरा भरा हो सकता है। वहां पर स्किल बहुत है। वहां पर एक चीज और, औषधियों का उत्पादन हो सकता है, पेड़ पौधों का उत्पादन। आंवला एक ऐसी चीज है, आपको पता है पूरे वर्ष भर रामदेव बाबा जी आंवला स्वरस और आंवला का अचार, मुरब्बा ये सब बेचते हैं। हमारे मेरे गांव में अल्मोड़ा में आंवला का पेड़ ऐसे ही आप फेंक दीजिए दाना, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, उसको एक प्रोफेशन के तौर पर, खेती के तौर पर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? यदि आपने अपने खेत में 4 पेड़ आंवले के लगा दिए तो अगले जो आपके बगल वाला खेत है वो आपका है नहीं, वो क्या करेगा, अपने खेत को बंजर कर देगा। बंजर कर देगा तो उससे आपके दिमाग में भी नकारात्मक विचार आएंगे। समस्या ये है सबसे बड़ी बात, वहां पर चकबंदी की आवश्यकता है। वहां पर एक प्लान, एक जब तक गवर्नमेंट इसमें प्लान नहीं बनाएगी तब तक पहाड़ का आदमी पहाड़ पर काम नहीं करेगा। और हमारा पहाड़ का आदमी रोजगार करने के लिए डरता भी है जी। उसके अंदर कहीं ना कहीं बनिया वाले गुण नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बात मैं मानता हूं। ये
हकीकत है। बिल्कुल। उसके लिए सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, बड़ा बजट लाना पड़ेगा। सरकार जो है पटवारी लेवल पर या बीपीडीओ लेवल पर इन कार्यों को कई हद तक कर भी रही है सरकार, ऐसी बात नहीं, लेकिन सरकार कामयाब नहीं हो रही क्योंकि वो दृढ़ संकल्प के साथ हो नहीं रहा है। ये कारण है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का जवाब देने के लिए। दीपक सर। तो चलिए व्यूअर, आज का जो ये वीडियो है यह बहुत लंबा वीडियो है और इसमें मैं चाहूँगा कि अगर आप अभी तक यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आशीष सर का और संरक्षक उत्तराखंड बेरोजगार संघ श्री पीसी पंत जी #बेरोजगार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे वीडियो में आए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए और एक दृढ़ संकल्प के साथ आइए कि हम उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान जरूर देंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो व्यूवर्स, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ही मिशन है, उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना। तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हल्द्वानी कटघरिया स्थित हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।